तो देखो बच्चों, अपना जो यूनिट चल रहा है और ये यूनिट है क्या, सॉलिड स्टेट। आज हम इस यूनिट में जो टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक होगा हमारा क्या, पैकिंग एफिशिएंसी, या इसी को हम बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। ओके, तो देखो बच्चों, पैकिंग एफिशिएंसी मींस परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस filled by the lattice points in crystal is called packing efficiency। कि एक क्रिस्टल है तो उस क्रिस्टल में जो लैटिस पॉइंट्स हैं मींस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो हैं, उन्होंने कितना स्पेस कवर कर रखा है, कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, वही क्रिस्टल का या उसकी यूनिट सेल का क्या होगा, पैकिंग एफिशिएंसी। समझ गए ना कि परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस फिल्ड बाय द लैटिस पॉइंट्स इन क्रिस्टल इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी। और जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये फॉर्मूला लगेगा वॉल्यूम ऑफ टोटल लैटिस पॉइंट्स इन यूनिट सेल। ठीक है, हम क्रिस्टल का निकालेंगे पैकिंग फ्रैक्शन तो हम एक यूनिट का निकाल लेंगे, क्योंकि एक क्रिस्टल में सारे यूनिट्स जो हैं एक से होंगे। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ टोटल लैटिस पॉइंट्स इन यूनिट सेल अपॉन में वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। एक जो यूनिट है उसका कितना वॉल्यूम टोटल है और उसमें से कितना वॉल्यूम जो लैटिस पॉइंट्स थे उन्होंने कवर कर रखा है। तो ये जो रेशियो निकलेगा कि वॉल्यूम ऑफ लैटिस पॉइंट्स इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यही बता देगा पैकिंग एफिशिएंसी। अब आता है कि आप लैटिस पॉइंट का टोटल वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो हमें पता है कि यूनिट सेल के अंदर कितने लैटिस पॉइंट्स हैं, उनको हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि एससीसी में 1 होता है, बीसीसी में 2 होता है ना, एफसीसी में 4 होता है, यूएफसी में 2 होता है, एचसीपी में देखते हैं 6 होता है। तो ये पार्टिकल्स हमें यूनिट सेल के स्ट्रक्चर से पता चलेगा। तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट की कुल कितने हैं और एक लैटिस पॉइंट का वॉल्यूम कितना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ ऑल लैटिस पॉइंट इन यूनिट सेल निकल आएगा। अब लैटिस पॉइंट चूंकि एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं और हम जानते हैं कि ये स्फेरिकल होते हैं, इसलिए लैटिस पॉइंट का वॉल्यूम 4/3 पाई आर रूप से निकालेंगे। यहाँ आर जो है वो लैटिस पॉइंट का रेडियस होगा। ओके, और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तो ये हो जाएगा AQ, लेंथ, विड्थ और हाइट, इन तीनों का प्रोडक्ट लेंगे तो एक यूनिट सेल के लिए क्या निकलेगा, वॉल्यूम। अब देखो, पैकिंग एफिशिएंसी का एक जनरल फॉर्मूला जो बन गया वो है Z इंटू 4/3 पाई आर क्यू अपॉन AQ। ये है पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। तो इसमें जो Z है और ये जो A है वो यूनिट के बेस पे रखा जाएगा। और ध्यान रखें कि जो पैकिंग एफिशिएंसी है ये कांस्टेंट वैल्यू है, मींस एससीसी यूनिट है तो फिक्स होगा, बीसीसी है तो भी फिक्स होगा उसकी वैल्यू, है ना। अब हम एक एक करके समझें। जैसे फर्स्ट ले हम एससीसी टाइप यूनिट। अब एससीसी सिंपल क्यूबिक सेल में आपने देखा है Z का वैल्यू 1 होता है, मतलब पूरी यूनिट के अंदर जो एक्चुअल में यूनिट वॉल्यूम आता है वो 1 यूनिट का आता है, 1 लैटिस पॉइंट की इक्वल होता है। तो Z की वैल्यू तो हो गई 1 और R इक्वल टू A/2। हम ये जानते हैं कि एससीसी यूनिट में जो रेडियस है पार्टिकल की तो एज लेंथ के हाफ के इक्वल है। तो A की वैल्यू हो गई 2R। तो हमें Z पता हो गया 2R। बस हम इस इक्वेशन में Z की जगह Z रख दें, A की जगह वैल्यू रख दें, तो Z हो गया 1/4/3 पाई आर क्यूब इन अपॉन में 2R का क्यूब। आपने इसे सॉल्व किया, R से R क्यूब हट जाएगा, नीचे हो जाएगा 8 2 का पावर 3 इस तरह से, और लास्ट फाइनली बचेगा पाई/6, जिसको न्यूमेरिकली सॉल्व किया जाए तो ये आएगा 0.52। तो पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन तो हो गया 0.52 और परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी पूछ ले तो वो है 52%। समझ गए ना, पैकिंग फ्रैक्शन
तो ये हो जाएगा बच्चों कितना 0.5 मीन्स एससीसी यूनिट में जो टोटल वॉल्यूम है यूनिट सेल का उसमें से 52% वॉल्यूम तो पार्टिकल्स ऑक्यूपाई करके रखते हैं और बाकी जो बचा क्रिस्टल के अंदर या यूनिट के अंदर का बाकी जो वेकेंट स्पेस बचा वही वॉइड कहलाती है और ये कितनी है 48%। इस तरह से देखा जाए तो एससीसी यूनिट में केवल 50% ही करीब क्या होता है वॉल्यूम भरा होता है पार्टिकल से और बाकी यूनिट सेल का जो स्पेस बचा है वो खाली पड़ा होता है वो है 48%। बात समझ गए? तो इस तरह से ये है एससीसी टाइप का यूनिट के लिए पैकिंग एफिशिएंसी। फिर हम आते हैं फॉर बीसीसी। तो देखो बच्चों बीसीसी में जेड का जो वैल्यू होता है वो है 2, ये पहले ही बता चुका हूँ। मीन्स एक यूनिट के अंदर एक्चुअल में 2 पार्टिकल्स का 2 लैटिस पॉइंट का एक्चुअल वॉल्यूम आता है। तो जेड की वैल्यू होगी 2, आर होता है √3 इंटू a/4 फॉर बीसीसी का रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन है। तो a इक्वल टू हो गया 4r/√3। तो और आगे बढ़े तो जेड की वैल्यू रखेंगे 2, ठीक है। तो यहां पर मैंने ये रख दी जेड की वैल्यू 2, 4/3 πr³ और a³ की वैल्यू है 4r/√3 का। और आगे बढ़ेंगे तो इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करते जाएं तो हमें लास्ट में मिलेगा π√3/8, है ना। तो यहाँ पर जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी ये है 0.68, पैकिंग फ्रैक्शन 0.68। तो परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी हो गई 68% और वाइड्स हो गए 32%। मतलब क्या है कि जो पूरी बीसीसी यूनिट है उसके एक यूनिट का जो टोटल स्पेस है उसमें से 68% कवर्ड होता है, भरा हुआ होता है, मींस पार्टिकल्स द्वारा कवर किया होता है और बाकी जो 32% है वो वेकेंट रहता है, खाली रहता है, जिन्हें हम इंटरस्टिशियल वॉइड्स बोलते हैं। बात क्लियर है ना। तो इस तरह से बीसीसी का पैकिंग एफिशिएंसी हो गया। फिर हम आते हैं एफसीसी। तो देखो एफसीसी में जेड का वैल्यू 4 होता है ना, कि कॉर्नर्स में पार्टिकल्स होते हैं, हर एक फेस के सेंटर में होते हैं। तो इस तरह से आपने कैलकुलेट कर रखा है कि एफसीसी में जेड का वैल्यू 4 होता है और a इक्वल टू होगा 4r/√2, क्योंकि आपने पढ़ा है कि r इक्वल टू होता है √2 इंटू a/4, है ना। तो हम a की वैल्यू से निकाल लेते हैं। तो इस तरह से जेड की वैल्यू 4 रख दी आपने 4/3 πr³, a की वैल्यू रख दी 4r/√2 का क्यूब। और आगे सॉल्व करते जाएंगे तो √2 इंटू π/6 वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से PE आएगा 0.74, मीन्स पैकिंग फ्रैक्शन जो है 0.74 है। या पैकिंग एफिशिएंसी परसेंट में देखें तो 74% और वॉइड्स हो गए 26%। मीन्स पूरे यूनिट का 74% जो है उसके लैटिस पॉइंट से कवर होता है, उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कवर करके रखते हैं। बाकी जो 26% यूनिट के अंदर का जो टोटल स्पेस बचा वो वैकेंट होता है, जिन्हें हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल वॉइड्स। तो देखा जाए तो हम 74% जो सबसे ज़्यादा है 3 डायमेंशनल पैकिंग में, और वो है HCP के लिए भी सेम यही आएगा और यही किसके लिए है FCC, और यही CCP का भी होता है बच्चों, क्यूबिक क्लोज पैकिंग के लिए भी अगर पूछे, क्योंकि क्यूबिक क्लोज पैकिंग में जो यूनिट्स बनते हैं वो FCC यूनिट्स ही होती हैं। तो FCC और CCP का पैकिंग फ्रैक्शन बिल्कुल सेम होता है और वो कितना है 74%। बात क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं पैकिंग फ्रैक्शन फॉर डिफरेंट क्लोज पैकिंग्स। देखो स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशनल भी देखी थी आपने। अगर हम उसमें देखें तो वहां पर टोटल एरिया निकाला जाएगा, क्योंकि 2 डायमेंशनल है तो यहाँ वॉल्यूम ना लेके हमें ये देखना होगा कि जो लेयर बनी हुई है लैटिस पॉइंट्स द्वारा स्क्वायर क्लोज पैकिंग में जो 2 डायमेंशनल लेयर बनी है उस लेयर का कितना वॉल्यूम पार्टिकल्स द्वारा कवर किया जाता है टोटल उस स्क्वायर क्लोज पैकिंग के एरिया का। तो यहाँ पर पहले तो हम देखेंगे जेड कितना लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप स्क्वायर क्लोज पैकिंग में देखोगे कि एक रो के ऊपर दूसरी रो के पार्टिकल्स रखे होते हैं,
तो इनके बीच में ये जो बनती है साइड स्क्वायर वॉइड बनी हुई है। तो जेड की वैल्यू देखोगे तो इस स्क्वायर एरिया में हर एक पार्टिकल का 1/4 पार्ट आ रहा है, एरिया आ रहा है। तो टोटल 4 पार्टिकल्स हो है, तो जेड का वैल्यू तो हो जाएगा 1, मीन्स टोटल एरिया ये कहलाएगा टोटल एक्चुअल एरिया, ठीक है, कवर। तो ये पार्टिकल्स, एक पार्टिकल का जो भी एरिया आएगा हम उसको रखेंगे, और एरिया ऑफ स्क्वायर रीजन देखेंगे, है ना। तो 1 इंटू, तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ पार्टिकल इन स्क्वायर रीजन, तो ये हो जाएगा पार्टिकल्स इंटू पाई आर स्क्वायर, मतलब एरिया पार्टिकल इन स्क्वायर रीजन। तो ये हो जाएगा पार्टिकल एक है, एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये स्फीयर है, सर्कल है इस तरह के, जो सर्कल बना हुआ है। और आप देखेंगे इसकी हाइट और लेंथ जो है वो है 2r के ऊपर, तो ये आ जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 आर स्क्वायर, और ये बना पाई अपॉन 4। तो पैकिंग एफिशिएंसी आई 0.78, ये परसेंटेज में 78.5%, और वाइड बची 21.5%। तो इस तरह से 2 डायमेंशनल में जब हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे तो हमें पार्टिकल के एरिया कितना है अपॉन में यूनिट सेल जो लेयर बनी है उसकी स्क्वायर रीजन का एरिया कितना है उसके रेशियो से निकाला हमने। एससीपी 2 डायमेंशनल में चले जाएं, ये भी क्या है 2 डायमेंशनल, है ना। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशनल में ये अरेंजमेंट होता है कि जो फर्स्ट रो के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो वेकेंट स्पेस है वहाँ पर सेकंड रो के पार्टिकल रखे हैं, और इन सब के सेंटर्स मिला दो आपको, ये हेक्सागोन्स बन रहा है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि इस हेक्सागोन्स के अंदर टोटल कितना एरिया पार्टिकल्स कवर कर रहे हैं। तो देखो 1/3, आप एक पार्टिकल को देखो उसका 1/3 पार्ट ही हेक्सागोन के अंदर आ रहा है, और टोटल 6 पार्टिकल्स द्वारा हेक्सागोन्स बन रहा है, तो हो जाएगा 1/3 इंटू 6, है ना, प्लस और एक हेक्सागोन्स के सेंटर में पार्टिकल है जिसका टोटल एरिया उस हेक्सागोन्स का होगा। तो कुल मिला के जेड की वैल्यू हो गई 3। एरिया ऑफ हेक्सागोन्स 6√3 आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ना, याद करना 6√3 आर स्क्वायर। बस अब आप इसमें रख दें, तो 3 पार्टिकल्स हो गए, और एक पार्टिकल का आप देख रहे हैं एरिया ये है अपॉन में हेक्सागोन्स का एरिया, तो ये आएगा 0.9072 या 90.72%। तो वॉइड हो गई 9.28%। तो अगर देखा जाए तो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में सबसे बेस्ट क्लोज पैकिंग जो है वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशनल होता है। 90% एरिया कवर हो चुका होता है पार्टिकल से। फिर आते हैं HCP3D कि वो SCP क्लोज पैकिंग है 3D में, उसमें कितना पैकिंग एफिशिएंसी आएगा। तो देखो अगर हम पहले जेड का वैल्यू निकालें तो जेड कितना होगा, मींस एक हेक्सागोनल जो यूनिट है उसमें पार्टिकल्स का एक्चुअल कितना मास या कितना वॉल्यूम आ रहा है। तो देखो 6 मतलब 12 पार्टिकल्स तो 2 हेक्सागोन्स के कॉर्नर्स में है, और हर एक पार्टिकल का आप देखोगे जो हेक्सागोन्स के कॉर्नर में होता है उसका आपको कितना पार्ट दिखाई दे रहा है, जो एक यूनिट को मिल रहा है। आप ऐसे देखोगे तो एक यूनिट को इसका 1/6 पार्ट मिल रहा है, क्योंकि 3 हिस्से में नीचे बटा है पार्टिकल और 3 हिस्से में ऊपर। मतलब हेक्सागोनल जो यूनिट है उसके कॉर्नर के पार्टिकल का केवल 1/6 पार्ट ही एक यूनिट को मिलेगा, क्योंकि ये जो कॉर्नर है वो 3 प्लेन के नीचे की तरफ और 3 प्लेन के ऊपर की तरफ जो है यूनिट से शेयर्ड है। तो एक यूनिट को उसका 1/6 पार्ट मिलेगा। टोटल है 12 पार्टिकल्स, तो हो गया 1/6 इंटू 12, प्लस 2 पार्टिकल्स आपको फेस में दिख रहे हैं, और इन फेस के पार्टिकल का कितना पार्ट मिलेगा 1/2, तो 2 ये हो गए, तो 1/2 इंटू 2, और 3 पार्टिकल यूनिट सेल के अंदर भरे हुए हैं, उनका होल पार्ट ही एक यूनिट का है। तो कुल मिला के जेड की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो ये आ जाएगी 6। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल जो हेक्सागोनल यूनिट है
ठीक है। तो हेक्सागोनल यूनिट का ये वॉल्यूम याद रखना है, इतना लंबा इसका एक डेरिवेशन है जिससे निकाला गया है, लेकिन हमें उसको इतना लंबा नहीं पढ़ना, सीधा याद रखना है 24√2r³। बस फिर आप इस तरह से टोटल पार्टिकल्स का वॉल्यूम अपॉन यूनिट सेल का वॉल्यूम, तो 6 × 4/3πr³ अपॉन यूनिट सेल का वॉल्यूम 24√2r³। तो ये आ गया हमारे पास पैकिंग जो एफिशिएंसी है या पैकिंग फ्रैक्शन 0.74 और परसेंटेज में 74 और वाइड हो गई 26, जो कि CCP या HCP में भी आपने देखा था, सेम यही पैकिंग फ्रैक्शन आया था। तो इस तरह से हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड यूनिट का पैकिंग एफिशिएंसी है। फिर हम आते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन डायमंड। तो देखो बच्चों, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, डायमंड के अंदर की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि पहले तो ये देखेंगे कि डायमंड में पार्टिकल्स का एक्चुअल वॉल्यूम कितना आ रहा है। तो देखो इसमें जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर है, कौन सा है, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, हम पढ़ेंगे इसकी डिटेल में, जिसमें पार्टिकल्स जो है कॉर्नर्स में होते हैं, फेस के सेंटर में होते हैं और अल्टरनेट टेट्राहाइड्रल वॉइड्स में होते हैं। क्योंकि एक यूनिट के अंदर 8 टेट्राहाइड्रल वॉइड्स होती हैं जो कि बॉडी डायगोनल के गोनल में होती हैं, ठीक है, और एक बॉडी डायगोनल में 2 टेट्राहाइड्रल वॉइड्स होती हैं। तो इनमें जो पार्टिकल्स है, मतलब डायमंड मतलब कार्बन एटम कॉर्नर में भी है, यहाँ पर भी है कॉर्नर में, और यहाँ पर भी कार्बन है, समझ गए ना। तो 4 तो हो गए अल्टरनेट टेट्राहाइड्रल वॉइड्स, क्योंकि उनका होल पोर्शन जो है एक यूनिट को मिलेगा, और बाकी FCC यूनिट दिख रही है। अगर इनको टेट्राहाइड्रल वॉइड के पार्टिकल छोड़ दें तो बाकी कैसी दिख रही है यूनिट, ये एक FCC यूनिट। तो FCC यूनिट में हम जानते हैं कि पार्टिकल को कितना वॉल्यूम मिलता है, तो 4 पार्टिकल के इक्वल है ना। तो कुल मिला के जब आप इनके पार्टिकल्स का कैलकुलेशन करोगे तो FCC में नंबर ऑफ पार्टिकल जो Z का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 8। एक तो यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि डायमंड में, ठीक है, क्रिस्टल जो है उसमें कितना वो है कार्बन एटम्स, तो 8 हो गए, तो 8 तो ये हो गया। अब आता है कि इसमें A का वैल्यू कितना होगा। तो देखो कॉर्नर से, और जो ये कौन सी यूनिट है, ये कौन सी वॉइड है, टेट्राहाइड्रल वॉइड, ये जो डिस्टेंस होती है ये होती है √3 × A/4 की इक्वल, मीन्स 2r जो डिस्टेंस है ये वाली है ना, ये है √3 × A/4 की इक्वल। तो 2r = √3 × A/4, तो A = हो गया 8r/√3। बस पहले हमने Z निकाल लिया, Z मतलब कॉर्नर्स का प्लस फेस सेंटर का प्लस बॉडी के सेंटर का, तो 8 हो गए, Z की वैल्यू 8 हो गई। तो Z × 4/3πr³ अपॉन A³ Z की वैल्यू रख दी है ना, E की वैल्यू रख दी है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 0.34, मीन्स इसका पैकिंग एफिशिएंसी 34% होती है। बात क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह से हमें पैकिंग एफिशिएंसी दिखी। फिर लास्ट बचता है इसमें डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल में तो आपको सीधा फॉर्मूला याद रखना है कि क्रिस्टल की जो डेंसिटी है वो हम उस क्रिस्टल की एक यूनिट की डेंसिटी से भी डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो जो क्रिस्टल की यूनिट की डेंसिटी होगी वही पूरे क्रिस्टल की डेंसिटी होगी। तो हम डेंसिटी जानते हैं कि अगर हमें क्रिस्टल में निकालना है या यूनिट में निकालना है तो मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, है ना। मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनटू मास ऑफ वन पार्टिकल, और मास ऑफ वन पार्टिकल निकालना है तो मोलर मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर। हम जानते हैं एक एटम, एक आयन या एक मॉलिक्यूल का मास इक्वल टू होता है मोलर मास अपॉन Na। तो कितने पार्टिकल्स थे और एक पार्टिकल का मास क्या है, इनका प्रोडक्ट ही हो जाएगा मास ऑफ यूनिट सेल, और वॉल्यूम तो वही A³ होगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो Z × m अपॉन A³ × n। यहाँ A है एज लेंथ, जिसे सेंटीमीटर क्यूब में लोगे, m ग्राम पर मोल में लोगे, डेंसिटी ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में। और अगर आप SI सिस्टम यूज करोगे तो मास को किलोग्राम पर मोल में, A को मीटर में, तब जाके वो डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में आएगी। ज्यादातर क्वेश्चन हमें CGS यूनिट में ही करने।
अगर कई बार ऐसे भी क्वेश्चन दे रखे होंगे जहां आपको मोलर मास ना देके और वो दे रखा होगा पार्टिकल्स का नंबर और उसके करस्पॉन्डिंग मास, कि अगर आपको क्रिस्टल के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं वो बता दिए जाएं और उनका कितना मास है, तो ध्यान रखें जहां आप मोलर मास यूज कर रहे हैं वहां पर टोटल मास लेंगे और जहां एवोगाड्रो नंबर ले रहे हैं वहां एन लेंगे, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और इस तरह से जी जो है डेंसिटी डिसाइड करेंगे। जेड आपको यूनिट बता दी जाएगी, एज लेंथ हमेशा दे रखी होती है। जैसे एन एलिमेंट हैविंग बीसीसी ज्योमेट्री हैज एटॉमिक मास 50 एंड एज लेंथ 290 पिकोमीटर, कैलकुलेट डेंसिटी। बस आप जेड की वैल्यू रख दो, एम आपको मोलर मास दे रखा है, एवोगाड्रो नंबर आप इसे पिकोमीटर, मतलब इसमें जो आपको किस में दे रखी है पिकोमीटर में, उसे आप सेंटीमीटर में लेके और फिर सॉल्व कर लो। ऐसे 200 ग्राम क्रिस्टल है जितना पार्टिकल्स और मास बता दिया, तो बस आपको ये हो गया एम का वैल्यू, मतलब डब्ल्यू की जगह यूज कर दोगे, यहाँ एन ई की जगह यूज कर दोगे और इसको आप सेंटीमीटर में लेके सॉल्व कर लो डेंसिटी। ठीक है। और लास्ट में ये है क्रिस्टल सिस्टम। तो देखो बच्चों, क्रिस्टल लैटिस तो आपने पढ़े हैं कि जो लैटिस पॉइंट है जब उनका एक रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होता है स्पेस में, तो एक कंप्लीट इंटायर फॉर्म बनता है जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। और क्रिस्टल लैटिस का एक ग्रुप जिनमें सेम क्रिस्टल पैरामीटर मतलब क्रिस्टलोग्राफिक पैरामीटर्स मींस इंटरसेप्ट्स और इंटरफेशियल एंगल सेम हो, तो वही कहलाता है क्रिस्टल सिस्टम। समझ गए ना कि ग्रुप ऑफ क्रिस्टल लैटिस हैज सेम क्रिस्टलोग्राफिक पैरामीटर्स मींस इंटरसेप्ट्स और इंटरफेशियल एंगल। ब्रेवस साइंटिस्ट था जिसने इनकी स्टडी की थी, इसलिए इन्हें ब्रेवस लैटिस भी बोलते हैं। तो कुल मिला के 14 क्रिस्टल लैटिस होते हैं और 7 क्रिस्टल सिस्टम, जिन्हें बोला गया है ब्रेवस लैटिस। देखो पहला है क्यूबिक। क्यूबिक वो होगा जिसके तीनों इंटरसेप्ट बराबर होंगे, तीनों इंटरफेशियल एंगल 90 डिग्री के होंगे, और इसमें जो लैटिस आते हैं वो एससीसी, बीसीसी और एफसीसी टाइप का, जैसे NaCl, KCl, सीजियम क्लोराइड। मतलब आपको ये इस तरह से बनाना है कि वो तीनों इंटरसेप्ट लगभग एक से दिखें और ये तीनों जो क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस है इनके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री का रहेगा। टेट्रागोनल सिस्टम जिसमें 2 इंटरसेप्ट्स बराबर और तीसरा अलग होगा, लेकिन उनके इंटरफेशियल एंगल जो है बच्चों वो कैसे रहेंगे, बराबर 90 डिग्री के, क्योंकि इसमें तीनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस जो हैं, समझ गए ना, वो तो 90 डिग्री पर ही रहती हैं। तो इस तरह से परपेंडिकुलर, तो ये मान लिया जाए C है ना, ये X हो गई, या ये X है, ये Y है और ये है Z, तो ये A, तो ये B, तो ये एंगल तो सब 90 डिग्री के, ठीक है। बट ये जो इंटरसेप्ट है वो दूसरा कोई भी अलग होता है। लैटिस आते हैं SCC टाइप के, BCC टाइप के, और इसके एग्जांपल हैं टिन, SN, SNO2, Ti2, T से याद रख लेना टिन, तो याद रखें। इसमें 2 प्रकार के लैटिस आते हैं, SCC और BCC टाइप। फिर है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक वो सिस्टम है जिसमें आप देखोगे कि जो तीनों इंटरसेप्ट्स हैं वो अलग अलग होंगे, लेकिन एंगल तीनों क्या होंगे बच्चों, लगभग बराबर होंगे। लगभग बराबर नहीं, 90 डिग्री के ही होंगे तीनों, क्योंकि इसमें तीनों फेस जो है परपेंडिकुलर होती हैं एक दूसरे की। तो हम ये कहें कि ये A है, ये है B और ये है C, तो ये तीनों की लेंथ अलग अलग है, लेकिन ये जो एंगल है ये भी 90 का है, ये भी 90 का है और ये भी 90। सबसे बड़ा क्रिस्टल सिस्टम यही है। इसी में बुक्स की ज्योमेट्री आती है, बुक्स हो गया, रूम हो गया, मैच बॉक्स हो गया, ठीक है। तो ये सब ऑर्थोरोम्बिक ज्योमेट्री रखते हैं इस तरह से। फिर है ट्राइगोनल, रोम्बोहिड्रल। ट्राइगोनल एक्चुअली जो क्यूबिक सिस्टम है, अगर हम उसके 2 कॉर्नर को पकड़ के खींच दें तो एक प्रकार का क्यूबिक सिस्टम का ही डिस्टॉर्टेड फॉर्म दिखने लगेगा, वो ऐसे दिखेगा। तो ऐसा सिस्टम जो है, अगर हम इसको ऐसे देखें, ये तो इसमें तीनों इंटरसेप्ट्स तो बराबर हैं, लेकिन एंगल भी बराबर है, लेकिन 90 डिग्री के नहीं होते। और इसमें केवल एक ही सिस्टम आता है लैटिस क्रिस्टल, वो है SCC टाइप। एग्जांपल है CaCO3 है, क्वार्ट्ज है, इनमें समझ गए ना। हेक्सागोनल, जो अभी आपने हेक्सागोनल यूनिट देखी है कि इस तरह की यूनिट होगी, सिंपल क्यूबिक जैसी, कि इस तरह से
ये हो ऐसा। तो इसमें ये जो इंटरसेप्ट है ना, ये वाला ये x हो गया, ये y है और ये z है, तो ये दो तो 90 डिग्री के होंगे, लेकिन ये कितने का होगा 120। तो इस तरह से अल्फा और बीटा 90 डिग्री के, गामा 120 का, एक्स और वाई के बीच का जो गामा एंगल है 120 डिग्री का। और इसमें एक ही आता है एससीसी टाइप का लैटिस, और ग्रेफाइट है, आइस है, जेडेनो है, ठीक है, आइस में भी ये होता है। इसके अलावा मेटल्स में देखो एमजी है, एएल है, जेडएन है, इनमें भी ये हेक्सागोनल यूनिट दिखती है। फिर आती है मोनोक्लिनिक। तो मोनोक्लिनिक में तीनों इंटरसेप्ट अलग अलग होंगे, दो इंटरफेशियल एंगल बराबर हैं, गामा सॉरी अल्फा और गामा। बाकी बीटा 90 डिग्री का नहीं होता, अल्फा और गामा 90 डिग्री के होंगे। वो इस तरह का कुछ क्रिस्टल दिखता है, ठीक है, कि आप देखोगे इसको कि वो तिरछा सा ऐसा एक क्रिस्टल बना होता है इस तरह से। तो इसमें जो तीनों इंटरसेप्ट हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, मतलब ए, बी और ये सी, ठीक है। तो इसमें जो बीटा है ये थोड़ा अलग होता है, बाकी ये जो गामा है और ये जो अल्फा है और गामा, ये थोड़ा सा 90 डिग्री नहीं होता। तो यहाँ पर ये 90 है और ये 90 है, लेकिन ये 90 नहीं। और इसमें लैटिस दो आते हैं, एससीसी और ईएफसी टाइप, जिप्सम इसका मिलता है। और है फिर ट्राइक्लिनिक सिस्टम, ये सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल है, ठीक है, सिस्टम, मतलब इसमें कुछ भी बराबर नहीं है, अल्फा बीटा गामा सभी एंगल्स अलग अलग हैं और इंटरसेप्ट्स भी बिल्कुल अलग हैं। इसमें एक ही यूनिट आती है एससीसी टाइप की, CuSO4। तो सबसे ज़्यादा अनसिमेट्रिकल ये है, और सबसे ज़्यादा सिमेट्रिकल आपसे पूछ ले तो मोस्ट सिमेट्रिकल है, ठीक है। और सबसे लार्जेस्ट आपसे पूछा जाए तो लार्जेस्ट ग्रुप यही है, लार्जेस्ट क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है। सबसे ज्यादा अनसिमेट्रिकल लार्जेस्ट ये है। अब आप यहाँ देखोगे कि टोटल अगर आप यहाँ पर एससीसी टाइप का लैटिस देखोगे तो 7 आए हैं ना। एफसीसी देखो कहाँ कहाँ आए, एफसीसी कितनी जगह आए, तो क्यूबिक में एक बार एफसीसी आ रहा है ना, एक बार ऑर्थोरोम्बिक में एफसीसी आ रहा है, और कहीं पर भी एफसीसी नहीं आया है ना। तो एफसीसी 2 हैं। बीसीसी देखोगे तो कितने हैं कुल मिला के, बीसीसी देखो आप, तो क्यूबिक में एक आया है बीसीसी है, एक आया टेट्रागोनल में बीसीसी और एक ऑर्थोरोम्बिक में बीसीसी, और कहीं नहीं आया बीसीसी, ठीक है। तो यहाँ पर बीसीसी तो हो गए 3, और अब बचे ईएफसी तो हो गए 2। कहाँ कहाँ आए देखो ईएफसी, एक तो आया है मोनोक्लिनिक में, ठीक है, और एक आया होगा ट्राइगोनल में, नहीं उसमें आया है सॉरी ऑर्थोरोम्बिक। कुल मिला के ये तो एक तो ये पॉइंट अच्छे से याद रखना है। आगे है इसमें क्वेश्चन कि पूरे क्रिस्टल सिस्टम में कुल कितने बीसीसी लैटिस हैं, तो वो है 3, एससीसी 7, एफसीसी 2 और ईएफसी 2। एससीसी सभी में मिलता है और इसको रटना है तो ये याद रखना है, ये वाला, ठीक है, CTRTHM। बाकी इसके कितने कितने लैटिस हैं तो आपने देखा, ठीक है। पहले वाले में थे आपके पास 3, 2, 4, देखो अगर आप पहले वाले में देखो क्यूबिक सिस्टम में तो 3, फिर 2, फिर 4, फिर 1, 1, 2, 1, ठीक है, तो 1, 1, 2, 1 कुल मिला के ये है लैटिस। इस तरह से याद रखना, मतलब ये हो गया C के साथ, ये हो गया T के साथ, ये हो गया R के साथ, ये हो गया फिर T के साथ, फिर ये हो गया H के साथ, ये हो गया मोनोक्लिनिक के साथ, और ये हो गया। तो इस तरह से 7 क्रिस्टल सिस्टम आपको रट लेने हैं, आएंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुल मिला के ये आज का मैटर था। बाकी हम इसके बाद इंटरस्टिशियल वॉइड्स और उनकी पोजीशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।